हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कुलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। सदिश रूप में कुलाम का नियम। हाउ टू रिप्रेजेंट इन वेक्टर फॉर्म कुलाम्स लॉ। कुलाम के नियम को हम कैसे वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, टुडे वी विल लर्न। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। आइए हम शुरू करते हैं कि कैसे हम कुलाम के नियम को सदिश रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं। ओके, तो आइए, नाउ वी आर गोइंग टू टीच यू कुलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ओके, सदिश रूप में कुलाम का नियम। किस रूप में? सदिश रूप में कुलाम का नियम। तो आइए हम समझते हैं सदिश रूप में कुलाम का नियम। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसके लिए क्या ले लेते हैं, दो बिंदु। ये हमने क्या किया, दो आवेश लिया। ठीक है, एक आवेश जिसका परिमाण Q1 है और दूसरे आवेश का परिमाण क्या है, Q2 है। ओके, दोनों आवेशों की जो बीच की दूरी है, दोनों आवेशों की बीच की दूरी क्या है, R है। ओके, दोनों आवेशों के बीच की दूरी r है, तब हम जानते हैं कि दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला बल मान लो क्या है, F है, कुलाम के नियम से। तो कुलाम के नियम से क्या हो जाएगा, दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल F। बल F बराबर कितना हो जाएगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन कितना हो जाएगा, R²। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इज दैट क्लियर? ओके, अब मान लो, देखो बेटा, कि अगर Q1 द्वारा Q2 पर हमने फोर्स लगाया, तो भाई फोर्स लगाएंगे तो Q2 क्या करेगा, मूव करेगा। तो भाई जिधर फोर्स लगाएंगे, जिधर बल की दिशा होगा, पॉइंट जो है, चार्ज जो है, उधर ही तो क्या करेगा, मूव करेगा। तो ये हमने Q1 द्वारा किस पर फोर्स लगाया, Q2 पर। तो Q2 किधर मूव करेगा, इधर। ओके, तो ये जो फोर्स हो लगा, कौन सा फोर्स लगा, फोर्स ऑन 2/1। ये ध्यान रखिएगा, हम इसको लिखते कैसे, फोर्स ऑन 2/1, Q1 द्वारा Q2 पर बल। ओके, सिमिलरली हम क्या करेंगे, सिमिलरली सेम एज इट इज क्या करते हैं, Q2 भी किस पर फोर्स लगाते हैं, Q1 पर। तो इस पर लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन 1/2, Q2 आवेश द्वारा Q1 पर बल। ओके, दोनों इस तरीके से फोर्स लगा। ओके, तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, हम इसका डायरेक्शन भी निकाल लेते हैं, क्योंकि हम सदिश रूप में पढ़ रहे हैं, तो सदिश रूप में हम इसको डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। तो डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे, तो Q1 द्वारा Q2 पर फोर्स लगा, तो डायरेक्शन भी किधर होगा, R1 से R2 की ओर, R1 से R2 की ओर। ओके, R1 से R2 की ओर। इस फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, इस फोर्स का डायरेक्शन हो जाएगा R2 से R1 की ओर। इस तरीके से ये इसका डायरेक्शन हो गया। तो चूंकि बल सदिश राशि है, सदिश है, इसलिए उसका डायरेक्शन भी बताना जरूरी है। तो इस फोर्स का डायरेक्शन होगा 1 से 2 की ओर। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसका डायरेक्शन होगा 1 से 2। इसका डायरेक्शन किधर है, 2 से 1, इसलिए इसको हमने लिखा R12। इज दैट क्लियर? ओके, तो हम इसको समीकरण नंबर 1 को किस रूप में लिखेंगे, आप सदिश रूप में। समीकरण 1 को सदिश रूप में लिखने पर, तो सदिश रूप में लिखने पर, तो सदिश क्या होता है, मैं 11th क्लास में पढ़ा चुका हूं आप लोगों को। सदिश जिसमें ऐसा क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी और क्या हो, डायरेक्शन हो। तो भाई हमने तो डायरेक्शन, इसीलिए हमने क्या लिखा है यहाँ पर, डायरेक्शन। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको सदिश रूप में जब हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन Q1 द्वारा Q2 पर लगने वाला बल, कितना हो जाएगा, लगने वाला बल कितना हो जाएगा, F1 Q1 द्वारा Q2 पर लगने वाला बल। चूंकि इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, इसलिए समीकरण 1 को हम इस तरीके से लिखेंगे। ओके, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ये Q1 Q2 अपॉन क्या हो जाएगा, R²। ओके, क्या हो जाएगा, R²। चूंकि यहाँ पर ये किसको बता रहा है, R किसको बताते हैं, दूरी को। यहाँ पर चूंकि हम वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, इसलिए हम डिस्टेंस को क्या कर रहे हैं अपन, R21। चूंकि ये मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड के साथ क्या होना चाहिए, डायरेक्शन, तभी तो ये वेक्टर होगा। इसलिए हम इसको एकांक सदिश के रूप में लिखते हैं R21, ये कैप, R21 का कैप। R21 का कैप क्या बताता है, दिस इज द एकांक सदिश। और एकांक सदिश क्या होता है,
ऐसा सदिश जो दिशा को बताता हो उसे हम कैसा सदिश कहते हैं, एकांक सदिश। तो ये किसको बता रहा है, दिशा को। तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हो कि आर के R21 जो है वो Q1 से Q2 दिशा, Q1 से Q2 दिशा को इंडिकेट करता है। और Q1 से Q2 दिशा को क्या करता है, इंडिकेट करता है। ओके, सिमिलरली हम ये तो Q1 द्वारा Q2 पर लगाने वाला बल निकाला। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, Q2 द्वारा Q1 पर लगने वाला बल भी निकाल सकते हैं। तो हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, Q2 द्वारा, किसके द्वारा, Q2 द्वारा इसी प्रकार Q2 द्वारा Q1 पर बल, फोर्स। ओके, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, फोर्स ऑन 1/2। ओके, वेक्टर फॉर्म में लिखना है इसलिए इसको हम लिखेंगे 4πε0 Q1 Q2 अपॉन कितना हो जाएगा, R12 का स्क्वायर। R12 का स्क्वायर ये किसको बताता है, डिस्टेंस को, इनटू क्या हो जाएगा ये R12 का कैप मतलब ये एकांक सदिश होता है जो दिशा को बताता है कि बल किधर से किधर है, Q2 से Q1 की ओर है। ओके, तो ये किसको बताएगा, बल की दिशा को कहां से कहां, Q2 से Q1 की ओर। इस तरीके से हमने क्या किया, कूलाम के नियम को हमने वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। गॉट इट। ओके, फिर हम इसमें एक निष्कर्ष निकालते हैं। एक चीज और देखिएगा, अभी तो मैंने बोला कि ये फोर्स जो है आप देख सकते हो, ये फोर्स जो है राइट साइड में है और ये वाला जो फोर्स है वो लेफ्ट साइड में है, लेकिन दोनों जो फोर्स लग रहा है वो आवेशों के केंद्रों से होकर गुजर रहा है। ये वाला फोर्स की बात करूं तो ये फोर्स भी इस आवेश के केंद्र से होकर गुजर रहा है, ये वाले फोर्स की बात करूं तो ये भी इस आवेश के केंद्र से होकर गुजर रहा है। ओके, ये तो रहा क्या, सेम चार्जेस है। कब है, सेम चार्जेस है। ठीक है, तो जब सेम चार्जेस होता है तो हम जानते हैं कि फोर्स ऑफ क्या होता है, रिपल्शन होता है। तो यहाँ पर लगने वाला बल क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन। ओके, मान लो एक प्लस हो जाए और दूसरा क्या हो जाए, माइनस। एक प्लस हो जाए दूसरा क्या हो जाए, माइनस। तो रिपल करेगा कि अट्रैक्ट करेगा, वो एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इसका देखो, ये मान लो क्या हो गया, ये Q1 हो गया और ये मान लो क्या हो गया, Q2 हो गया। ठीक है, दोनों के पास अपोजिट चार्ज है, दोनों के पास कैसा चार्ज है, अपोजिट। एक प्लस है तो दूसरा माइनस, एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव। और मान लो दोनों चार्जेस के बिटवीन डिस्टेंस कितना है, r है। ओके, मान लो ये प्लस है और ये क्या है, माइनस है। उस कंडीशन में Q1 जो है Q2 को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। Q1 जो है Q2 को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ओके, Q2 भी Q1 को क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो आप देख सकते हो इसका डायरेक्शन कैसे होगा, एक दूसरे की ओर। लेकिन ये भी जो फोर्स लग रहा है वो क्या हो रहा है, आवेशों के केंद्रों से होकर गुजर रहा है। ये वाला जो फोर्स लग रहा है ये भी आवेशों के केंद्र से आवेश के केंद्र से होकर गुजर रहा है, चार्ज के सेंटर से होकर गुजर रहा है। तो देखो Q1 क्या करेगा, इसको Q2 को अपनी ओर खींचेगा। तो क्या लगेगा, F फोर्स किस पर लगा रहा है, 2 पर, तो F2 1। ओके, और इस पर फोर्स क्या लगेगा, F1 2। ओके, सॉरी ये वेक्टर। ओके, तो दोनों का डायरेक्शन जो होगा क्या होगा, अपोजिट होगा। तो दोनों केसेस में देखते हैं, अगर सेम चार्जेस होता है तो भी डायरेक्शन अपोजिट है फोर्स का, और अपोजिट चार्जेस अगर हम देखते हैं तो उस कंडीशन में भी दोनों का फोर्स जो है अपोजिट डायरेक्शन में होता है। वन थिंग इज दैट ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट इट हैज बीन फाउंड, यह पाया गया है कि दोनों चार्जेस द्वारा लगाया गया जो फोर्स जो होता है वो सेम मैग्नीट्यूड का होता है। जितना फोर्स Q1 Q2 पर लगाता है ठीक उतना ही फोर्स Q2 Q1 पर लगाता है। एज इट इज यहाँ पर भी वैसे होता है, जितना फोर्स से Q1 Q2 को अट्रैक्ट करता है ठीक उतने ही फोर्स से Q2 Q1 को भी क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो कई बार अपन देखते हैं कि ये जो केसेस है, इस केसेस में क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण। क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण। और इस केस में हम देख रहे हैं तो आकर्षण। ठीक है, तो अपोजिट चार्ज है तो आकर्षण और सेम चार्ज है तो प्रतिकर्षण। मींस लाइक चार्ज प्रतिकर्षण, अपोजिट चार्ज आकर्षण। गॉट इट। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सेम चार्ज अगर मैं प्लस प्लस कर दूं तो प्लस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, Q1 इंटू Q2 करूं तो प्लस ही मिलेगा। अगर बाय द वे ये माइनस नेगेटिव चार्ज हो, ये भी नेगेटिव चार्ज हो, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। पॉजिटिव मींस इसका ग्रेटर देन क्या होगा, 0। ठीक है, ये 0 से हमेशा क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। ओके, उसी तरीके से ये नेगेटिव हो जाए और ये क्या हो जाए, पॉजिटिव, तो उस केसेस में Q1 और Q2 का जो प्रोडक्ट मिलेगा क्या मिलेगा, नेगेटिव। अगर ये पॉजिटिव हो जाए और ये नेगेटिव हो जाए
तो दोनों का प्रोडक्ट क्या मिलेगा, नेगेटिव। नेगेटिव मतलब जीरो से छोटा। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन आता है कि भाई Q1 Q2 ग्रेटर देन जीरो होता है तो प्रतिकर्षण, और Q1 Q2 लेस देन जीरो होता है तो क्या होता है, आकर्षण। गॉट इट। कई बार क्वेश्चंस में पूछे गए हैं, कई बार आया हुआ है। ओके, Q1 Q2 ग्रेटर देन जीरो मीन्स व्हाट प्रतिकर्षण, बट Q1 Q2 इज लेस देन जीरो इट मीन्स दैट व्हाट, आकर्षण। अगर Q1 Q2 जो है जीरो से छोटा है, Q1 Q2 छोटा है किससे, जीरो से, लेस देन जीरो, तो इस कंडीशन में क्या होगा, आकर्षण। ओके, आकर्षण। क्लियर है। तो ये रहा क्या, कूलम्ब्स का नियम किस रूप में, वेक्टर रूप में। आई होप कि आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और इसके बेसिस पर कि कंक्लूजन भी निकाला गया। आइए उस कंक्लूजन की बात करते हैं। तो इसके बेसिस पर दो कंक्लूजन निकाला, दो निष्कर्ष निकाला। पहला निष्कर्ष ये निकला, इसमें हमने देखा कि भाई दोनों सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाता है, लेकिन डायरेक्शंस क्या होते हैं, अपोजिट। डायरेक्शन अपोजिट होते हैं मींस क्या, R12 कैप इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए हमने क्या लिख दिया, -R21 कैप। ठीक है, एक 2 से 1 की ओर और दूसरा जो है 1 से 2 की ओर फोर्स लगाता है, 2 से 1 की ओर और दूसरा जो है 1 से 2 की ओर। दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, इसलिए इसमें हमने साइन किसका लगा दिया, माइनस का। ओके, तो इस डायरेक्शन में लगने वाला 2 से 1 की ओर लगने वाला फोर्स कितना है, F12। ओके, इसके डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स कितना है, F21। ओके, तो हम देखते हैं कि दोनों फोर्स जो है सेम मैग्नीट्यूड का है, बट डायरेक्शंस क्या है, अपोजिट है। इस बेसिस पर हम निष्कर्ष निकालते हैं कि दोनों बल समान परिमाण के किंतु विपरीत होते हैं। दोनों बल का परिमाण समान होता है किंतु क्या होते हैं, किंतु विपरीत दिशा में होते हैं। ओके, पहला कंक्लूजन निकालना कि दोनों बल जो होता है, लगने वाला बल जो होता है, दोनों बराबर होता है किंतु एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। ओके, तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि ये कूलम्ब बल जो होता है वो न्यूटन के, देखो बल परिमाण में बराबर हो किंतु विपरीत हो, तो ये कौन सी नियम में होता है, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ऐसा हम कहाँ पढ़े थे, न्यूटन के तीसरे नियम में। तो ये न्यूटन के तृतीय नियम के अनुकूल है। ओके, तो आप बोल सकते हो कि कूलम्ब बल जो न्यूटन की गति के तृतीय नियम के अनुकूल है। क्यों अनुकूल है, क्योंकि दोनों बल परिमाण में बराबर है किंतु दिशा में क्या है, विपरीत है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये न्यूटन की गति के तृतीय नियम के अनुकूल है। दूसरा कंक्लूजन हम देखते हैं। सेकंड कंक्लूजन की अगर मैं बात करूं तो सेकंड कंक्लूजन आप देख पाते। ओके, सेकंड थिंग इज दैट कि हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये चीज भी देखते हैं कि दोनों बल जो है एक दूसरे के विपरीत तो लगाते हैं, लेकिन एक खास बात देखने को मिलता है कि ये आवेशों के केंद्रों से होकर गुजरता है। कहां से गुजरता है, आवेशों के केंद्रों से होकर गुजरता है। इसलिए हम बोलेंगे कि बल F12 और फोर्स F21 आवेशों के केंद्रों के अनुदिश होता है। इसीलिए इसको, अतः यह एक केंद्रीय बल होता है। कैसा फोर्स होता है, सेंट्रल फोर्स होता है, केंद्रीय बल होता है। ठीक है, तो इससे हमने दो निष्कर्ष निकाला। एक निष्कर्ष हमने निकाला क्या, न्यूटन की गति के तृतीय नियम के अनुकूल होता है। दूसरा निष्कर्ष हमने निकाला, ये दोनों बल जो है आवेशों के केंद्रों से होकर गुजरता है, यह दोनों आवेशों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, केंद्रीय बल भी
कहते हैं। ओके, इस तरीके से कूलाम के नियम से दो निष्कर्ष निकलते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है कूलाम के नियम का महत्व लिखिएगा। तो कूलाम के नियम के दो महत्व मुख्य हैं। एक तो ये कि कूलाम बल जो होता है वो न्यूटन की गति के तृतीय नियम के अनुकूल होता है। क्यों? क्योंकि दोनों आवेशों द्वारा लगाया गया बल परिमाण में बराबर एवं दिशा में क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। और दूसरी चीज ये कि दोनों बल जो है आवेशों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है, इसलिए ये जो बल होता है वो केंद्रीय बल होता है। थैंक यू वेरी मच। आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। ओके, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।